वेलकम टू माय चैनल GTS एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ओके, तो क्लास 9th का चैप्टर है ग्रेविटेशन और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। ओके, तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको वीडियो को देख के ही ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी, तो पहले वाले वीडियोज़ को भी देखना ज़रूरी है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर में, हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे केपलर्स लॉ। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द केपलर्स लॉ इन द प्रीवियस वीडियो। तो आज की वीडियो का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई इनिशियल पोजीशन है ए और ये फाइनल पोजीशन है बी। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है। ओके, जब वो मूव करेगा तो कुछ मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, है ना। और जब यहाँ पहुँचा तो मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे थी। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, और ये यहाँ से यहाँ पहुँचा 2 घंटे में। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। ओके, व्हाट इज v फाइनल, जो फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल 0 डिवाइड बाय t 2 r, that will be that will be 10। ओके, अभी यूनिट्स की बात नहीं करते, अभी समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ओके, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, जब भी हम अपनी वेलोसिटी को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, तो ये तो लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, मतलब कि जैसे कि रोड होती है प्लेन, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। और जो ये एक्सेलरेशन होता है वो डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होती है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और ग्रेविटी कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटी एक ऐसी एनर्जी है जो कि अर्थ के पास है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, ये तो है। अब मान लेते हैं ये स्टोन है कोई और ये हमारी अर्थ है। अब समझते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ओके, पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स की। ओके, केपलर्स लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने अपना इन्वर्स स्क्वायर लॉ दिया था। व्हाट इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जो फोर्स में ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर आता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ओके, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ से न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या था न्यूटन्स का, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, मतलब कि जितनी फोर्स कोई भी अब देखो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, ये अर्थ इस स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, तो ये हमें दिखता है नीचे आते हुए, जब स्टोन को हम हमारे फेंकते हैं ऐसे करके, तो किसी भी चीज़ को जब हमारा फेंकते हैं तो वो नीचे आते हुए दिखती है हमें। तो नीचे आती हुई इसलिए दिखती है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है।
मतलब अर्थ कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मतलब एस एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ, फोर्स अपॉन मास, ये तो हुआ न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ओके, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन मास, ओके। न्यूटन्स लॉ के बारे में, लॉ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ता है, ओके। तो उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम केवल इतना समझते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ओके। ये कहाँ से आया, क्यों आया, तो हम उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो फोर्स लॉज एंड मोशन होता है। तो अभी यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम होता है, मतलब जितना मास ज़्यादा उतना एक्सेलरेशन कम, और जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा, जितना मास कम उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा, ओके। सो अब मान लेते हैं कि अर्थ का मास क्या है, ज़्यादा है ना, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ का मास जब बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका कम होगा। मतलब हमें स्टोन तो नीचे आते हुए दिखता है, ये स्टोन जब हम ऊपर फेंकते तो ये नीचे आते हुए दिखता है, लेकिन ये स्टोन इस अर्थ को भी अपनी तरफ खींचता है, ओके। तो जो कॉन्सेप्ट हम समझना चाह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितनी आप फोर्स सामने वाले पे लगाओगे उतनी ही फोर्स सामने वाला हमारे ऊपर भी लगाता है, ओके। इसका मतलब कि जब ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो उस तरह से स्टोन भी इस अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। अर्थ क्या उठी हुई दिखती है क्या, हमें नहीं दिखती है, क्यों, क्योंकि अब जब स्टोन का मास क्या होगा, कम होगा, स्टोन का मास तो कम है, अब स्टोन का मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़्यादा होगा, मतलब स्टोन तो हमें नीचे आते दिखता है, लेकिन जब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है ना, अर्थ का मास तो बहुत भारी होती है अर्थ, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब ये हमें ऊपर उठती दिखेगी नहीं, बहुत कम होगा इसका एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ से केवल मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। तो क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो इसका मतलब सामने वाला ऑब्जेक्ट भी उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। मतलब मान लेते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, अब चाहे इनका मास ज़्यादा हो या कम हो, चाहे कितनी भी दूर हो, तो अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे। और दिखने ना दिखने का मतलब क्या होता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम है या फिर ज़्यादा है। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वो हमें अपनी तरफ आते हुए दिखेगा, और जिसका कम होगा वो हमें आते हुए नहीं दिखेगा, ओके। तो यहाँ से हम केवल ये समझ रहे थे कि न्यूटन्स का जो लॉ होता है, ओके, जो एक ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो कहाँ से भी रिलेट करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी रिलेट करता है। मतलब ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया है ना। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, when any body under free falling when any body under free falling condition moves towards the earth's surface, moves towards the earth's surface, it attains an acceleration
एन एक्सेलरेशन caused due to force of attraction, force of gravitation, force of gravitation. When a body under free fall condition moves towards the earth's surface, it attains an acceleration caused due to the force of gravitation, which is called acceleration due to ग्रेविटी. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हेन अ बॉडी अंडर फ्री फॉलिंग कंडीशन. अभी समझेंगे इस कंडीशन को क्या होता है. व्हाट इज दिस फ्री फॉलिंग कंडीशन? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि ग्रेविटी लगती कहाँ पे, जब कोई भी बॉडी फ्री फॉलिंग कंडीशन में होगी. मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, इट अटेन्स एन एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, अब फ्री फॉलिंग कंडीशन देखते हैं. व्हाट इज फ्री फॉलिंग कंडीशन? ये लिख लिया. ओके, फ्री फॉलिंग कंडीशन होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये कोई स्टोन है, ये किसी हाइट पे, मतलब यहाँ से फेंका गया होगा ना. ओके, तो यहाँ से जब हमने फेंका तो कुछ एनर्जी दी होगी. अब जो सबसे हाइट पे पहुँच जाता है ये, अब जो ऊपर से नीचे गिरना शुरू होता है, तो यहाँ पे तो इसके बाद जब ऊपर सबसे ऊपर पहुँच जाता है तो वेलोसिटी हो जाती है आपकी 0. ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है तो ऊपर से नीचे आना कब शुरू होगा? जब उसके पास ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी नहीं बचेगी ना. जब ऊपर जाते हुए की स्पीड, जब ऊपर जाते हुए स्पीड 0 हो जाएगी, तभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आना शुरू होगा. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तभी तो आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है. अब वेलोसिटी 0 हो गई, तो जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो अब इस पर लगने वाली फोर्स कौन सी है? अब ये तो केवल ऐसा मान लो कि आसमान से छोड़ा और खजूर में अटका. तो ये कहावत सुनी है ना हमने. मतलब जब आसमान से कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो किस मोशन में फ्लो करती है, उसे कहते हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन. मतलब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती, केवल एक ही फोर्स लगती है, उसे कहते हैं ग्रेविटी. उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं. ओके, और ग्रेविटी वही चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के पास लेके आएगी. ये वही तो एक्स्ट्रा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के पास लेके आती है. ओके, ग्रेविटी बोलते हैं. और इसी को, और जब इस ग्रेविटी की वजह से जब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, जब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, इस फोर्स को कह रहे हैं हम ग्रेविटी. अभी फोर्स कोई लगेगी तो फोर्स के साथ क्या होता है? अगर किसी फोर्स है तो अगर उसको ऑब्जेक्ट का मास है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता है. ओके, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाता है, तो इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटी, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय दिस ग्रेविटी इज, ये कितना होता है? इसकी वैल्यू फिक्स होती है हर जगह पे, इसके अप्रॉक्सी वैल्यू चलती है इसकी. इसको बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वो वैल्यू है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है ऑन एन अप्रॉक्स. थोड़ी हाइट पे जाएंगे, थोड़ी डेप्थ पे जाएंगे तो ये वैल्यू बदलती है, थोड़ी आसपास जाते हैं तो वैल्यू बदलती है, लेकिन इतना चेंज नहीं आता. लेकिन इसलिए एक नॉमिनल वैल्यू है जिसको हमें याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? डेट इज 9.8. अभी देखेंगे यहाँ कैसे ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज़ को रटेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं रटेंगे, हर चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे. ओके, और समझने के लिए अगर हमने पिछली वीडियोस दे रखी हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी. और अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो आप एक बार हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा. ओके,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने देख ली कितनी होती है, और ये होता क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू फिक्स होती है, और एक आती कहाँ से अब वो देखते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब देखते हैं, अब अकॉर्ड एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई a। ओके, न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका डेरिवेशन क्या होता है। ओके, ये हमने देख रखा है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स डिवाइड बाय मास। ओके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम m1 और m2 है ना, तो यहाँ मान लेते हैं m2 मान लेते हैं इसको। ओके, और व्हाट इज m1? m1 इज मास ऑफ अर्थ। ओके, व्हाट इज m2? दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ खींचा चला आ रहा है या जो अर्थ की तरफ खींच रहा है। ओके, तो यहाँ से A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम और m2 हो गया। यहाँ पे F की वैल्यू पुट करेंगे दिस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से A हमारा कितना आ जाता है, अगर हम F पे यहाँ वाली वैल्यू पुट करते हैं, डैट विल बी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन m2। m2 से m2 कट, वी विल लेफ्ट विद ओनली G m1 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज G। G इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स -2। यूनिट भी होती है, हमने देखा था पहली वाली वीडियो में, तो जहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है सर ये वैल्यू कहाँ से आई है और कितनी आई, वो वहाँ पे जाके देख सकता है। ओके, व्हाट इज मास, मास 1 m1 मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 kg। अप्रॉक्स वैल्यू है, आपको कहीं मिल जाएगी। ओके, व्हाट इज r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, डेट इज इक्वल्स टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, ये आती कहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर की रेडियस होती है इसकी, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इतनी ही आएगी। ओके, अब इन सारी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ रखते हैं, इस सारी वैल्यूज़ को जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू डाल के देखेंगे या फिर करके देखेंगे तो आपको वैल्यू वही आएगी। केवल समझने के लिए बताया मैंने ये पूरा कि ये वैल्यू कहाँ से आती है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 कहाँ से आती है, अभी समझने के लिए बताया। ये कहीं नहीं पूछा जाता, कहीं भी इसका बेसिक नहीं है, लेकिन आप अभी फाउंडेशन क्लास है हमारी क्लास 9th की, तो क्लास 10th और 11th 12th को जितना बेसिक हम करना चाहेंगे उतना ही हमारे IIT JEE के लिए अच्छा होता है। ओके, और नीट के लिए भी अच्छा होगा। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं, समझते चलेंगे वैल्यू कहाँ से आई, ये बता दिया यहाँ पे। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको केवल ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। जब तक क्वेश्चन पेपर में गिवन ना हो कि ये वैल्यू लेनी है, तब तक हम कौन सी वैल्यू लेंगे,
ये लेंगे, अगर वैल्यू गिवन होगी पेपर में तो हम वाली वैल्यू लेंगे। ओके, तो इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ओके, तो ऊपर तो जो सेब गिरा होगा वो कितनी स्पीड से गिरा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन ने पूरा खेल रचा, जिसे हम कह सकते हैं, हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट कर दिया ना है ना उन्होंने तो, लेकिन ओके डिफिकल्ट नहीं किया, समझाया, चीज़ों को बताया, और आज ही हम काफ़ी लॉस की वजह से हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल है। ओके, तो ये चीज़ हमने देख ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है। ओके, तो अगली आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही दो चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं मास और वेट। ओके, तो मास और वेट के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास और वेट। ओके, और ये आता कहाँ से, आज हमने उसको फाउंडेशन क्लास देख ली, इंट्रोडक्शन में देख लिया, तो अगली क्लास में हमें कोई भी डाउट ज़्यादा आएगा नहीं। ओके, तो आज के लिए केवल इतना ही, इसे रिवाइज करेंगे, समझेंगे जितना बताया गया है, और क्लास 9th में हमें ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ता सिलेबस, केवल हमें बेसिक को समझना पड़ेगा, और वही बेसिक क्लास 10th में भी यूज़ होते हैं, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। तो ये हमारे फाउंडेशन क्लास होती है, इसलिए कहा जाता है। ओके, तो IIT JEE में अगर हमें सिलेक्शन लेना है या नीट में हमें सिलेक्शन लेना है क्लास 12th के बाद, तो आज से ही पढ़ाई करेंगे, तभी आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपको आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, या क्लास 9, 10, 11, 12 फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट आता है, आप मुझसे चैनल पे पूछ भी सकते हैं, और कमेंट करके मुझे अपना डाउट भेज भी सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।